जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपन यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। आज के इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं बीए फोर्थ सेमेस्टर हिस्ट्री यानी इतिहास। कितने बच्चे इसे मध्यकालीन इतिहास कहते हैं तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, ठीक है। आज के इस क्लास में महासंग्राम मैराथन क्लास होने वाली है 2026-27 एग्जाम के लिए। ये क्लास 2028-29 के लिए भी महत्वपूर्ण आपकी होगी, ठीक है ना। और इसमें आपके पेपर का नाम क्या रहेगा, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में कल इसके आपके एग्जाम होने वाले हैं 24 अप्रैल 2026 को, ठीक है। पेपर का नाम है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न यूरोप। हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न यूरोप यानी इसमें आपको आधुनिक यूरोप के इतिहास के बारे में पढ़ना होता है 1453 से लेकर के 1789 ईस्वी तक, ठीक है। पेपर कोड है HIS 202F, ठीक है। उत्तर प्रदेश में जितने भी विश्वविद्यालय हैं जहां भी आपके हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न यूरोप पढ़ाया जा रहा है सभी बच्चे इस क्लास को अटेंड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखेंगे। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इंग्लैंड में दीर्घ संसद का नेतृत्व किसने किया। इस क्वेश्चन को लेकर के डाउट नहीं रहना है, क्योंकि ध्यान रखिएगा दीर्घ संसद को बुलाया गया था किसके द्वारा, चार्ल्स प्रथम के द्वारा। और दीर्घ संसद का नेतृत्व किसने किया था, पीम ने किया था, ठीक है ना। तो यहाँ क्या पूछा है, इंग्लैंड में दीर्घ संसद का नेतृत्व किसने किया था, पीम ने किया था। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर पहले का। अब आपके डाउट मैं क्लियर कर देता हूँ। जो भी मैं की पॉइंट बताऊंगा इसको मिस मत करिएगा, यहाँ से कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। देखिए, इंग्लैंड में दीर्घ संसद यानी लॉन्ग पार्लियामेंट का नेतृत्व जॉन पीम ने किया था। यह संसद 1640 में चार्ल्स प्रथम द्वारा बुलाई गई थी, ठीक है। दीर्घ संसद को कब बुलाया गया था, 1640 में। किसके द्वारा बुलाया गया था, चार्ल्स प्रथम के द्वारा बुलाया गया था, ठीक है ना। और लगभग 20 वर्षों तक ये चली थी दीर्घ संसद, ठीक है, जिसमें राजा के निरंकुश शासन के विरुद्ध प्रमुख विरोध पीम के नेतृत्व में हुआ, ठीक है। दीर्घ संसद ने चार्ल्स प्रथम के व्यक्तिगत शासन जो 1629 से 1640 तक था, इसके बाद आर्थिक संकट के कारण बुलाई गई थी। पीम ने संसद को राजा के विरुद्ध एकजुट किया, जिसमें ट्राइनियल एक्ट जैसे सुधार पारित हुए, ठीक है। नेतृत्व किसने किया था और बुलाया किसने था और कब बुलाया था, ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, ठीक है। चलिए इसमें देखिए, दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस शासक के समय में रूस में प्रथम समाचार पत्र प्रकाशित हुए। तो पीटर महान के शासनकाल में रूस में प्रथम समाचार पत्र प्रकाशित हुए थे, ये ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। तो प्रकाशित हुए थे पीटर महान के समय में रूस में प्रथम समाचार पत्र। तो कब प्रकाशित हुए थे, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा, है ना। तो उस समाचार पत्र का नाम क्या होगा, ये सारे क्वेश्चन तो ध्यान रखिएगा। रूस का प्रथम मुद्रित समाचार पत्र कौन था, वेदोमोस्ती, ठीक है। पीटर महान के शासनकाल में 1702 में उनके आदेश पर शुरू हुआ था और इसका पहला अंक 2 जनवरी 1703 को प्रकाशित हुआ था, ठीक है ना। क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है, रिसविक की संधि कब हुई। रिसविक की संधि कब हुई थी, तो 20 सितंबर 1697 को रिसविक की संधि होती है, ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 3 का। रिसविक की संधि किसके किसके बीच हुई थी, तो ध्यान रखेंगे यह संधि फ्रांस और ग्रैंड अलायंस इंग्लैंड, स्पेन, पवित्र रोमन साम्राज्य और डच गणराज्य के बीच 1688 से 1697 तक चले 9 वर्षीय युद्ध 9 ईयर्स वार को समाप्त करने के लिए हस्ताक्षरित की गई थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 4 नंबर है, द प्रिंस पुस्तक के लेखक कौन है, मैकियावेली, ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, सोसाइटी ऑफ जीसस के संस्थापक हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह गए। सोसाइटी ऑफ जीसस के संस्थापक कौन है, तो ये इग्नेशियस लायोला हैं, सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 5वें का, ठीक है। इस क्वेश्चन को इस क्लास में 2 बार रख दिया गया है, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ लेंगे। देखिए सोसाइटी ऑफ जीसस, जिसे जेसुइट्स के नाम से भी जाना जाता है, इसकी स्थापना इग्नेशियस लायोला ने की थी। स्थापना कब इसकी हुई थी, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। सोसाइटी ऑफ जीसस की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी नींव रखी गई थी 15 अगस्त 1534 को पेरिस में, और 1540 में पोप पाल तृतीय ने इसे आधिकारिक मान्यता प्रदान की। ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछेगा कि सोसाइटी ऑफ जीसस को पोप पाल तृतीय ने मान्यता कब दी थी, 1540 में। इसको 2 तरीके से क्वेश्चन भी पूछता है, सोसाइटी ऑफ जीसस की स्थापना कब हुई, 1534 ऑप्शन में दिया रहेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन इस तरीके से पूछेगा, सोसाइटी ऑफ जीसस की स्थापना कब हुई, उसमें 1540 ऑप्शन दिया रहेगा।
यदि दोनों ऑप्शन दिया रहेगा तो आप क्या करेंगे, तो 1534 लगाएंगे क्योंकि नींव रखी गई थी उस समय, ठीक है ना। हालांकि 2 बार ये क्वेश्चन पूछा था 2 साल में और दोनों साल में अलग अलग इसके आंसर दिए थे। एक बार 1534 और एक बार 1540 आपके ऑप्शन में रखा हुआ था, ठीक है ना। तो जो सही होगा उस पर ओएमआर शीट पर गोला हम लगाएंगे। आपके एग्जाम में पूछता है सोसाइटी ऑफ जीसस के आधिकारिक मान्यता किसने दी थी, पोप पाल तृतीय ने। कब दी थी, 1540 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, सल्ली किस राजा का प्रधानमंत्री था। तो जो सल्ली है यह आपके राजा हेनरी चतुर्थ का प्रधानमंत्री था। ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा प्रश्न नंबर 6 का। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, किसका कथन है मैं ही राज्य हूँ। ये स्टेटमेंट दिया गया है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। मैं ही राज्य हूँ लुई 14वें का ये कथन है, इनमें से कोई नहीं होगा, तो ठीक है डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, ए काउंटर ब्लास्ट टू टोबैको किसके द्वारा लिखी गई, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा ये क्वेश्चन। ये लिखी गई है जेम्स प्रथम के द्वारा, ए काउंटर ब्लास्ट टू टोबैको। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 8 का, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है सर बताइए, बिल्कुल बताएंगे, ध्यान दीजिए यहाँ पे। देखें यह एक पुस्तक है, ठीक है, 1604 में लिखी गई थी, जो सबसे शुरुआती ज्ञात धूम्रपान विरोधी प्रकाशनों में से एक है। जेम्स प्रथम ने इस कृति में यानी इस किताब में तंबाकू के उपयोग को आँखों के लिए घृणित, नाक के लिए नफरत भरा, मस्तिष्क के लिए हानिकारक और फेफड़ों के लिए खतरनाक बताया था, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा गया है कि निम्न में से किसको धर्म रक्षक की उपाधि दी गई। धर्म रक्षक की उपाधि दी गई है हेनरी अष्टम को। ये ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 9 का, ठीक है। देखिए पोप लियो दसम ने, ठीक है ना, पोप लियो दसम ने 11 अक्टूबर 1521 को इंग्लैंड के राजा हेनरी अष्टम को फिदेई डिफेंसर या धर्म रक्षक की उपाधि से सम्मानित किया था, ठीक है ना। अच्छा, हेनरी अष्टम को धर्म की रक्षक की उपाधि किसने दिया था, पोप लियो दसम ने दिया था। कब दिया था, 11 अक्टूबर 1521 को। कहाँ, तो किस राजा को, इंग्लैंड के राजा थे हेनरी अष्टम, उनको। देखें धर्म के रक्षक या फिर पूछेगा फिदेई डिफेंसर की उपाधि किसे दी गई है, ठीक है ना, हेनरी अष्टम। 10 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि इंग्लैंड के हेनरी अष्टम का तीसरा विवाह किसके साथ हुआ था, ठीक है। हेनरी अष्टम का जो विवाह है वो जेन सेमूर के साथ हुआ था। ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। जो हेनरी अष्टम है इनकी कुल 6 पत्नियां थीं, ठीक है। नाम याद रख लेंगे। हेनरी अष्टम की कुल 6 पत्नियां थीं, कैथरीन ऑफ आरागॉन, एनी बोलिन, जेन सेमूर, एनी ऑफ क्लीविस, ठीक है, कैथरीन हावर्ड और कैथरीन पार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन लुई 14वां का युग एज ऑफ लुई 14 का लेखक है। एज ऑफ लुई 14 के लेखक कौन है, वॉल्टेयर, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर इसमें सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ आपको ध्यान देना है, लुई 14वें का युग मूल फ्रांसीसी शीर्षक प्रसिद्ध फ्रांसीसी दार्शनिक और लेखक वॉल्टेयर द्वारा लिखित एक ऐतिहासिक कृति है जो पहली बार 1751 में प्रकाशित हुई, ठीक है ना। लुई 14वें का युग, ठीक है, मूल फ्रांसीसी शीर्षक आपका है, ध्यान रखेंगे। लुई 14वें का युग एक पुस्तक है, वॉल्टेयर ने लिखा था और इसका प्रकाशन 1751 में हुआ। अगला क्वेश्चन 12 नंबर पूछा गया है, औद्योगिक क्रांति प्रारंभ हुई। औद्योगिक क्रांति प्रारंभ हुई थी इंग्लैंड से। ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे 13 नंबर पूछा गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। जार की उपाधि दी जाती थी, तो रूस के शासकों को जार की उपाधि दी जाती थी। ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, राजा प्रजा का निरंकुश अधिपति न होकर राज्य का प्रथम सेवक है, यह कथन है किसका, फ्रेडरिक महान का। फ्रेडरिक महान ने कहा था कि जो राजा होता है प्रजा का निरंकुश अधिपति न होकर के राज्य का प्रथम सेवक होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। 15 नंबर पूछा है, पोलैंड का प्रथम विभाजन किस वर्ष हुआ, 1772, 73, 74 या 75। पोलैंड का जो प्रथम विभाजन है वो 1772 में हुआ था। ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे 16 नंबर पूछा है, नेस्टार्ड की संधि कब हुई थी। नेस्टार्ड की संधि 1521, 1621,
1721 या 1821? नेस्टाड की संधि 1721 में हुई थी। सी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, अब यहाँ पर जो की पॉइंट दिया गया है इसे पढ़ लेंगे। देखिए, निस्टेड या फिर नेस्टाड की संधि 1721 में हुई थी। तिथि क्या थी? 10 दिसंबर 1721। हस्ताक्षरकर्ता कौन थे? यानी नेस्टाड की संधि में कौन कौन हस्ताक्षरी कौन कौन थे? ठीक है ना। किनके किनके बीच में निस्टेड की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे? तो रसिया और स्वीडन के बीच में हुए थे। परिणाम क्या निकला? तो इस संधि ने 21 वर्षों तक चले महान उत्तरी युद्ध को समाप्त कर दिया और रूस को बाल्टिक क्षेत्र में एक बड़ी शक्ति के रूप में स्थापित किया। ठीक है ना। देखिए, महान उत्तरी युद्ध, ठीक है, किसके किसके बीच में हुआ था? रसिया और स्वीडन के बीच में। किस संधि के तहत महान उत्तरी युद्ध समाप्त हुआ था? निस्टेड की संधि के तहत। ठीक है, चलिए ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसीलिए की पॉइंट को छोड़ना नहीं है। किस आविष्कार के साथ औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई? औद्योगिक क्रांति की शुरुआत देखें भाप के इंजन के साथ हुई थी, तेजी के साथ। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम। 18 नंबर पूछा गया है, रक्तहीन क्रांति घटित हुई। रक्तहीन क्रांति 1688 में रक्तहीन क्रांति हुई थी। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 18 का। अब ये रक्तहीन क्रांति क्या है? ठीक है, इसके बारे में जान लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा ये। देखें, रक्तहीन क्रांति, ठीक है, जिसे गौरवशाली क्रांति भी कहा जाता है, 1688 में इंग्लैंड में घटित हुई थी। ठीक है ना। रक्तहीन क्रांति को और किस नाम से जानते हैं? गौरवशाली क्रांति के नाम से। कब हुआ था? 1688 में। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। ठीक है ना। और इसमें याद रखिएगा, इस क्रांति के माध्यम से इंग्लैंड के राजा जेम्स द्वितीय को बिना किसी बड़े रक्तपात या हिंसा के सत्ता से हटा दिया गया और विलियम ऑफ ऑरेंज तथा उनकी पत्नी मैरी को सिंहासन सौंपा गया। इस घटना ने इंग्लैंड में निरंकुश राजशाही को समाप्त कर संसदीय सर्वोच्चता यानी संवैधानिक राजशाही की स्थापना की। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है ना। मैरी, इसमें विलियम ऑफ ऑरेंज और उनकी पत्नी मैरी को सिंहासन सौंपा गया। किस रक्तहीन क्रांति के बाद सौंपा गया था? ये बात आपको याद रखना है इसमें। ठीक है ना, ये आपका इम्पोर्टेंट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19 पूछ रहा है आपसे कि इंग्लैंड में 1688 की रक्तहीन क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? तो जेम्स द्वितीय की धार्मिक नीतियों के कारण रक्तहीन क्रांति हुई थी। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 20 नंबर आपसे पूछा जा रहा है कि किस अधिकार पत्र के द्वारा इंग्लैंड में संसदीय संप्रभुता स्वीकार की गई? ठीक है ना। किस अधिकार पत्र के द्वारा? तो बिल ऑफ राइट्स के द्वारा इंग्लैंड में संसदीय संप्रभुता को क्या किया गया? स्वीकार किया गया था। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है। अब ये बिल ऑफ राइट्स क्या है गुरुजी? तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे संसद में संसदीय संप्रभुता को बिल ऑफ राइट्स 1689 में, ठीक है, इसके द्वारा औपचारिक रूप से स्वीकार और स्थापित किया गया था। मुख्य तिथि तो 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति के बाद 1689 में राजा विलियम तृतीय और रानी मेरी ने इस अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी कब? सन 1600 में। सी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, स्थापना तो ध्यान रखिएगा महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा एक शाही चार्टर राजपत्र के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है सन 1600 में। अगला क्वेश्चन है केवल मंत्रिमंडल, ठीक है ना, इसमें CABAL, केवल मंत्रिमंडल या कबाल मंत्रिमंडल में कितने सदस्य थे? 5। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का। ठीक है, देखें CABAL नामक 1667 से 1674 के दौरान इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय के 5 सलाहकारों के शुरुआती अक्षरों से बना था ये। ठीक है ना, थॉमस क्लिफोर्ड और ए से यहाँ पे याद रखेंगे हेनरी बेनेट और अर्लिंगटन के अर्ल थे। बी से आपको याद रखना है, रख लेना है इसमें जॉर्ज विलियर्स और बकिंघम के आर्कड्यूक थे। और इसमें ठीक है एंथोनी एस्ले कूपर और सार्सबरी के अर्ल थे। और 5वें नंबर पे आपके इसमें थे जॉन मैटलैंड और लाडरडेल के ड्यूक। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग इसमें।
क्वेश्चन नंबर 23 आपसे पूछा गया है कि गुलाबों का युद्ध, एक सेकेंड, चले, गुलाबों का युद्ध लड़ा गया, ठीक है, गुलाबों का युद्ध लड़ा गया था कहाँ, इंग्लैंड में, ठीक है। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 23 का। किसके बीच में लड़ा गया था, कब लड़ा गया था, तो ध्यान रखिएगा यह 1455 से लेकर के 1487 के बीच इंग्लैंड के सिंहासन पर अधिकार को लेकर लैंकेस्टर यानी लाल गुलाब और यॉर्क यानी सफ़ेद गुलाब के शाही घरानों के बीच एक गृह युद्ध हुआ था। परिणाम क्या हुआ, तो इस युद्ध के बाद इंग्लैंड में ट्यूडर राजवंश की स्थापना हुई। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, कार्डिनल थॉमस वोल्सी को इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कब नियुक्त किया गया था, तो 1515 में कार्डिनल थॉमस वोल्सी को इंग्लैंड का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा प्रश्न नंबर 24 का। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है, सेटलमेंट एक्ट कब लागू हुआ, सेटलमेंट एक्ट लागू हुआ था 1701 में। सी ऑप्शन आपका राइट है। क्लियर हो गया। चले अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग। चलिए मेरी कलम ठीक से चल नहीं रही है, ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा आप लोग मैनेज करेंगे। चले क्वेश्चन नंबर 26 देखें, पूछा गया है कि ग्रेट ब्रिटेन की संसद अस्तित्व में कब आई। ग्रेट ब्रिटेन की जो संसद है ये अस्तित्व में आई थी 1707 में। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। चले क्वेश्चन नंबर 27 आपसे पूछा गया है, देखिए, एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी किसके शासनकाल में पारित किया गया। एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी ये पारित किया गया था हेनरी अष्टम के शासनकाल में। ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो की पॉइंट है, ठीक है, इसे हम लोग देख लेते हैं। देखें, एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी हेनरी अष्टम के शासनकाल में पारित किया गया था। यह अधिनियम 1534 में अंग्रेजी संसद द्वारा पारित किया गया था, ठीक है ना। एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी कब पारित किया गया, 1534 में, किसके द्वारा, अंग्रेजी संसद के द्वारा पारित किया गया था, ठीक है। किसके समय में, तो राजा हेनरी अष्टम के समय में। महत्व क्या था इसका, तो इस कानून ने राजा हेनरी अष्टम को चर्च ऑफ इंग्लैंड का सर्वोच्च प्रमुख घोषित किया और पोप के अधिकार को समाप्त कर दिया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 28 नंबर है, सेंजमूर का युद्ध किसके बीच हुआ था। सेंजमूर का युद्ध किसके बीच हुआ, तो मम्मथ के ड्यूक व जेम्स द्वितीय के बीच में हुआ था। ये ऑप्शन आपका राइट है। देखें, सेंजमूर का युद्ध 6 जुलाई 1685 को इंग्लैंड में मम्मथ के ड्यूक और जेम्स द्वितीय की शाही सेना के बीच हुआ था। परिणाम क्या हुआ, तो यह मम्मथ के विद्रोह की अंतिम लड़ाई थी जिसमें जेम्स द्वितीय की शाही सेना ने मम्मथ के विद्रोही ताकतों को हरा दिया था। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया है, कैम्बे की संधि पर हस्ताक्षर किस वर्ष में हुए। देखें, ये कैम्बे की संधि है, ठीक है, इस पर हस्ताक्षर कब हुए थे, 1529 में, ठीक है। ये फैब्रे भी संधि हो सकती है, ठीक है ना, फैम्ब्रे। क्या है कि देखिए टाइपिंग में गलती हो जाती है तो इसके लिए थोड़ा माफ़ी चाहते हैं, लेकिन आप लोग होशियार बच्चे हैं, थोड़ा ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। इस चीज़ को आप लोग एक बार किताब में भी देख लीजिएगा। तो कैम्ब्रे या फिर फैम्ब्रे की जो कैम्ब्रे होगा वैसे, ठीक है ना। इसकी संधि पर जो हस्ताक्षर हुए थे 1529 में हुए थे। ये ऑप्शन आपका राइट है। अब यहाँ इसके जो की पॉइंट दिए गए हैं इसे आपको याद रखना है। देखें, हस्ताक्षर जो यह हुए थे आपके इस संधि पर 1529 में हुए थे, ठीक है। पक्ष में क्या था, तो यह संधि पुर्तगाली गवर्नर नूनो दा कुन्हा और गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह के बीच में ये हुई थी, ठीक है। चलें, फैब्रे की संधि। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, 1520 ईस्वी में पवित्र रोमन सम्राट कौन था। 1520 में पवित्र रोमन सम्राट ये चार्ल्स पंचम था, ठीक है। इसमें डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का। चले इसमें याद रखिएगा 1520 ईस्वी में पवित्र रोमन सम्राट चार्ल्स पंचम थे। 28 जून 1519 को उन्हें सम्राट चुना गया था और उन्होंने 1519 से 1556 तक शासन किया। वे हैब्सबर्ग वंश के थे और उन्होंने स्पेन के राजा चार्ल्स प्रथम के रूप में भी शासन किया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 31 आपसे पूछा गया है कि स्पेन के राजा फर्डिनेंड की मृत्यु किस वर्ष में हुई। स्पेन के राजा फर्डिनेंड की मृत्यु 1516 में हुई थी। ये ऑप्शन आपका राइट है। देखिए मृत्यु हुई थी 23 जनवरी 1516। स्थान कहाँ था? मैड्रिगालेजो, स्पेन। अगला क्वेश्चन 32 नंबर पूछा गया है। मेडिसी वंश का शासन था मिलान में, वेनिस में, फ्लोरेंस में या फिर नेपल्स में। मेडिसी वंश का जो शासन था वो फ्लोरेंस में था। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 32 का। ठीक है, इसमें मेडिसी परिवार 15वीं से 18वीं शताब्दी के बीच इटली के फ्लोरेंस में एक शक्तिशाली बैंकिंग और राजनीतिक वंश था। शासनकाल तो इस परिवार ने 1434 से 1737 तक बीच के कुछ अंतरालों को छोड़कर फ्लोरेंस और बाद में टस्कनी पर शासन किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 33 नंबर है। 1460 ईस्वी में छापा खाना का आविष्कार किसने किया? छापा खाना का आविष्कार किसने किया था भैया? तो गुटनबर्ग ने। ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर। ज्विंगली का जन्म किस वर्ष में हुआ? जो ज्विंगली है इसका जन्म हुआ था 1484 में। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 34 का। अब यहाँ पर आप लोग देख लेंगे। ठीक है, जन्म कब हुआ था तो कहाँ पर हुआ था? स्विट्जरलैंड के एक प्रमुख सुधारक थे ज्विंगली, जिनका जन्म 1 जनवरी 1484 को वाइल्डहाउस गांव में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 35 नंबर पूछा गया है कि 1555 ईस्वी में ऑक्सबर्ग की संधि पर हस्ताक्षर किसके द्वारा किया गया था? तो प्रिंस फर्डिनेंड के द्वारा 1555 में ऑक्सबर्ग की संधि पर हस्ताक्षर किया गया। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 35 का। ठीक है, चलिए इसमें याद रखिएगा 1555 में ऑक्सबर्ग की संधि पीस ऑफ ऑक्सबर्ग पर पवित्र रोमन सम्राट चार्ल्स पंचम की ओर से उनके भाई प्रिंस फर्डिनेंड ने हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है। यूरोप में पुनर्जागरण को अन्य किस नाम से जाना जाता है? यूरोप में पुनर्जागरण को किस नाम से जानते हैं? सांस्कृतिक पुनरुत्थान के नाम से। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर। प्रसिद्ध मानववादी इरास्मस का जन्म हुआ। ठीक है ना, पूछ रहा है कि इरास्मस का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था, ध्यान रखेंगे, राटरम में। ठीक है ना, राटरम में इरास्मस का जन्म हुआ। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 37 का। तो डेट कब था, स्थान कहाँ था? तो याद रखिएगा इरास्मस का जन्म 27 या 28 अक्टूबर 1466 या 1469 में, क्योंकि अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं। आपके ऑप्शन में जो भी रहेगा उस पर आप लोग ओएमआर शीट में गोला लगाएंगे। ठीक है, स्थान था राटरम, हॉलैंड। अब वर्तमान में इसको ये नीदरलैंड का हिस्सा है। उन्हें मानववादियों का राजकुमार कहा जाता था। ठीक है ना, आपके एग्जाम में कई बार पूछा है कि मानववादियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? इरास्मस को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है माइकल एंजेलो का जन्म हुआ था। माइकल एंजेलो का जन्म कब हुआ था? तो 1475 में हुआ था माइकल एंजेलो का जन्म। इसमें बी ऑप्शन आपका राइट है 38 का। देखें स्थान कहाँ था? तो कैप्रेसे, टस्कनी, इटली में। ठीक है, पूरा नाम इनका देख लीजिएगा माइकल एंजेलो का। तो माइकल एंजेलो दी लोदोविको बुओनारोटी सिमोनी। ठीक है, चलिए कभी कभी क्या होता है पूरा नाम भी पूछ लेता है, तो याद रखेंगे। एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग लिखी गई है। एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग पुस्तक किसने लिखी है? फ्रांसिस बेकन के द्वारा लिखी गई है। प्रकाशन कब हुआ था? 1605 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि पुनर्जागरण कालीन कला में तैल चित्र कला के लिए कौन प्रसिद्ध था? यानी तेल, तैल यानी तेल। ठीक है ना, जो ऑयल ऑयल का यूज होता है ना, तो ऑयल यानी तेल चित्रकला के लिए कौन प्रसिद्ध था? तो टीसियन था। ये ऑप्शन आपका राइट है। इनके बारे में थोड़ा सा आप लोग जान लेंगे। देखिए टीसियन को रंगों का स्वामी कहा जाता है। उन्होंने रंगों की परतों का ऐसा उपयोग किया जिससे चित्रों में एक खास तरह की चमक और जीवंतता आ जाती थी। अगला प्रश्न है 41 नंबर। मोनालिसा का मूल चित्र संरक्षित है कहाँ? लूव्र में। ये ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 41 का। अब यहाँ आपको ध्यान रखना है मोनालिसा का मूल चित्र लूव्र संग्रहालय में संरक्षित है, जो फ्रांस के पेरिस में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कुस्तुनतुनिया का पतन कब हुआ? कुस्तुनतुनिया का पतन 1453 में हुआ था। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 42 का।
ठीक है। इसमें आपको याद रखना है तिथि कब थी, तो 1453 तिथि थी आपकी 29 मई। ठीक है। परिणाम क्या था, तो ओटोमन साम्राज्य के सुल्तान महमेद द्वितीय ने इस शहर पर कब्जा कर लिया था, यानी कुस्तुनतुनिया शहर पर। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 43 नंबर पूछा गया है, इनमें से कौन यूरोप का विद्वान के नाम से जाना जाता था। यूरोप का विद्वान किसे कहा जाता था, तो डेसीडेरियम, ठीक है ना, डेसीडेरियस इरास्मस को यूरोप का विद्वान के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 43 का। अब इसमें कुछ की पॉइंट है, इसे याद रखिएगा। देखिए, इन प्रेस ऑफ हाली पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है, इरास्मस के द्वारा लिखा गया है। विवरण, तो 1509 में लिखी गई यह प्रसिद्ध व्यंग्यात्मक रचना है इनका, इन प्रेज ऑफ हाली पुस्तक। ठीक है ना। यूरोप का विद्वान किसे कहते हैं, इरास्मस को। इनकी एक पुस्तक है, बहुत ही फेमस पुस्तक है, इन प्रेज ऑफ हाली पुस्तक। इरास्मस कब लिखी गई थी, 1509 में। अगला क्वेश्चन है, वास्को डिगामा कालीकट कब आया। वास्को डिगामा कालीकट पहुंचा था 1498 में। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको याद रखना है, पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डिगामा 20 मई 1498 को भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट, अब इसे किस नाम से जाना जाता है, कोझीकोड। ये कहाँ है, केरल में। ठीक है ना। कप्पड़ नामक गांव में उतरा था। वह केप ऑफ गुड होप, ठीक है ना, केप ऑफ गुड होप अफ्रीका के रास्ते समुद्री मार्ग से भारत में पहुंचने वाला पहला यूरोपीय था। उस समय कालीकट के शासक कौन थे, जमोरिन। ठीक है ना। उस समय कालीकट के शासक को जमोरिन कहा जाता था और जमोरिन ने ही उसका स्वागत किया था। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया है, डिवाइन कॉमेडी किस भाषा में लिखी गई थी। डिवाइन कॉमेडी लिखी गई है इटालियन भाषा में। ए ऑप्शन आपका राइट है। डिवाइन कॉमेडी को लिखा किसने है, इसका प्रकाशन कब हुआ था या फिर कब लिखी गई थी, तो याद रखिएगा डिवाइन कॉमेडी इटालियन भाषा में लिखी गई थी। यह प्रसिद्ध महाकाव्य दांते एलिघिरी के द्वारा 14वीं शताब्दी की शुरुआती लगभग 1308 से 21 में लिखा गया था। यह मुख्य रूप से टस्कन बोली में लिखा गया था, जो बाद में मानक इतालवी भाषा बनी। ठीक है। दांते के द्वारा लिखा गया है डिवाइन कॉमेडी। अगला क्वेश्चन है, कागज का आविष्कार चीन में हुआ है। ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वेल्थ ऑफ नेशंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक रहेगा, ये कई बार पूछता है। तो एडम स्मिथ के द्वारा वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक लिखी गई है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया है, लोरेंजी डी मेडिसी कहाँ का रहने वाला था, तो यह आपका फ्लोरेंस का रहने वाला था। ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर आप लोग की पॉइंट देख लेंगे। लोरेंजो डी मेडिसी, जिन्हें लोरेंजो द मैग्निफिसेंट के नाम से भी जाना जाता है, इनका जन्म 1 जनवरी 1449 को फ्लोरेंस यानी इटली में हुआ था। वह पुनर्जागरण काल के दौरान फ्लोरेंस गणराज्य में एक बहुत ही प्रभावशाली शासक, राजनेता और कला के संरक्षक थे। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, 49 नंबर पूछा गया है कि सांख्यिक विधि का संस्थापक कौन है। सांख्यिकी विधि का जो संस्थापक है वो आपके सर विलियम पेटी हैं। इसमें डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर, तुर्की ने कॉन्स्टेंटिनोपल पर अधिकार किस वर्ष किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा ये क्वेश्चन। तुर्की ने कॉन्स्टेंटिनोपल पर कब अधिकार किया था, तो 1453 में तुर्की ने कॉन्स्टेंटिनोपल पर अधिकार किया था। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 50 का। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूछा गया है, पहला छापा खाना लगाया गया इटली में, इंग्लैंड में, फ्रांस में या फिर जर्मनी में। पहला छापा खाना जर्मनी में लगाया गया था। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, जर्मनी के किस शहर में लगाया गया था या फिर कब लगाया गया था, तो इसे भी याद रखना है आपको। ठीक है। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। जर्मनी के जोहान गुटेनबर्ग ने 1440 के दशक में पहली यांत्रिक मूवेबल टाइप यानी घूमने वाली प्रिंटिंग प्रेस छापाखाना का आविष्कार किया था। उन्हें आधुनिक छपाई तकनीक का जनक माना जाता है और उन्होंने सबसे पहले जर्मनी के मेंज शहर में अपना छापाखाना स्थापित किया था। क्लियर हो गया।
आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, दूरबीन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया है भैया? दूरबीन का आविष्कार किसने किया? गैलीलियो ने। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन 53 नंबर है कि मार्को पोलो निवासी था फ्रांस, वेनिस, जर्मनी या फिर इंग्लैंड का? मार्को पोलो वेनिस का रहने वाला था। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर, इंग्लैंड में छापे खाने का आविष्कार किसने किया था? छापे खाने का आविष्कार इंग्लैंड में तो विलियम कस्टन के द्वारा किया गया था। डी ऑप्शन आपका राइट है 54 का, ठीक है। अब इनके बारे में थोड़ा सा इतिहास जान लेंगे आप लोग, ठीक है। विलियम के कस्टन ने 1476 में वेस्टमिंस्टर लंदन में इंग्लैंड का पहला प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किया। उन्होंने ही सबसे पहले अंग्रेजी भाषा में पुस्तकों की छपाई शुरू की थी। नोट कर लेंगे, दुनिया में पहली बार मूवेबल टाइपिंग प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार जर्मनी के जोहान गुटेनबर्ग ने किया था, लेकिन इंग्लैंड में इसे लाने और स्थापित करने का श्रेय विलियम के कस्टन को जाता है, ठीक है। चलिए, ये दोनों चीज़ में आपको कंफ्यूज नहीं होना, मैंने दोनों आपको बता दिया है। अब आपका उत्तर गलत नहीं होगा, ठीक है। धर्म सुधार आंदोलन किस देश से प्रारंभ हुआ? धर्म सुधार आंदोलन जर्मनी से प्रारंभ हुआ था। 55 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। धर्म सुधार आंदोलन जर्मनी। औद्योगिक क्रांति कहाँ से हुई है? इंग्लैंड से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन द लिबर्टी ऑफ क्रिश्चियन मैन की रचना किसने की? इस बुक को किसने लिखा है? मार्टिन लूथर ने लिखा है, ठीक है। इसमें ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 56 का। अब यहाँ आपको याद रखना है, ठीक है। ऑन द लिबर्टी ऑफ क्रिश्चियन मैन की रचना मार्टिन लूथर ने 1520 ईस्वी में की थी। लूथरा के पत्नी का नाम, यहाँ लूथरा नहीं होगा, ठीक है ना। मार्टिन लूथर के पत्नी का नाम क्या है? कैथरीन वान बोरा। आपके एग्जाम में पूछता है तो ध्यान रखिएगा। मार्टिन लूथर का जन्म पूछता कब हुआ था? 1483 को। कहाँ? जर्मनी के आइसेल बेन में, ठीक है। उन्होंने चर्च की कुरीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाई और लूथरवाद की नींव रखी। 62 वर्ष की आयु में ही 18 फरवरी 1546 को आइसेल बेन में ही उनकी मृत्यु हो गई। उनकी जन्म मृत्यु, उनकी पत्नी का नाम, ये पूछा जाता है आपके एग्जाम में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। पूछा गया है आपसे कि निम्नलिखित में से किसने न्यू टेस्टामेंट का समर्थन किया? तो मार्टिन लूथर ने, ठीक है, न्यू टेस्टामेंट का समर्थन किया था। ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 58 नंबर, ये एक स्टेटमेंट है, हम जितना भी रोम के करीब जाएं उतना ही ईसाई धर्म का विभत्स रूप देखने को मिलता है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये मार्टिन लूथर का है। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 58 का। क्वेश्चन नंबर 59 आपसे क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से किसने विश्वास एवं श्रद्धा के सिद्धांत पर बल दिया? विश्वास और श्रद्धा के सिद्धांत पर बल देने वाले कौन हैं? मार्टिन लूथर हैं। ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन का कारण था। यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन का प्रमुख कारण क्या था? चर्च में व्याप्त भ्रष्टाचार, पोप का चरित्र भ्रष्ट होना, ठीक है, चर्च की संकल्पना पद्धति, ये तीनों। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, प्रोटेस्टेंट संघ की स्थापना हुई थी। प्रोटेस्टेंट संघ की स्थापना 1608 में हुई थी। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 61 का, ठीक है। चलें, आपको डेट भी याद रख लेना है। प्रोटेस्टेंट संघ की स्थापना 1608 में हुई थी, 14 मई 1608 में, ठीक है। संस्थापक कौन थे? तो पोलाइटिनेट के फ्रेडरिक चतुर्थ के द्वारा प्रोटेस्टेंट संघ की स्थापना की गई थी। और उद्देश्य क्या था? तो पवित्र रोमन साम्राज्य में कैथोलिक के बढ़ते प्रभाव और भूमि के दावों के खिलाफ प्रोटेस्टेंट राज्यों के अधिकारों और भूमि की रक्षा करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 62 नंबर, ये एक स्टेटमेंट है, किसका कथन है कि धर्म सुधार आंदोलन पोप की धार्मिक निरंकुशता और पुरोहितों के विशेषाधिकार के विरुद्ध विद्रोह था? तो ये फीसर का स्टेटमेंट है। सी ऑप्शन आपका राइट है। फीसर का एक बहुत ही फेमस पुस्तक है, ए हिस्ट्री ऑफ यूरोप पूछता है। ए हिस्ट्री ऑफ यूरोप पुस्तक किसने लिखा है? फीसर के द्वारा लिखा गया है। इसी में उन्होंने धार्मिक सुधार आंदोलन का विश्लेषण करते हुए
इसे एक केवल धार्मिक परिवर्तन नहीं बल्कि एक व्यापक विद्रोह के रूप में देखा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पूछा गया है आपसे यूरोप में किस संधि द्वारा हाईलैंड की स्वतंत्रता स्वीकार कर ली गई? तो वेस्टफेलिया की संधि के द्वारा यूरोप में हाईलैंड की स्वतंत्रता को स्वीकार कर ली गई। बी ऑप्शन आपका राइट है। देखें, वेस्टफेलिया की संधि कब हुई थी? 1648 द्वारा स्पेन के आधिकारिक रूप से नीदरलैंड यानी हालैंड की स्वतंत्रता को मान्यता दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूछा गया है निम्नलिखित में से फ्रांस से संबंधित कौन था? ज्विंगली, जॉन काल्विन या फिर मार्टिन लूथर? फ्रांस से कौन संबंधित था? फ्रांस से आपके जॉन काल्विन संबंधित है। बी ऑप्शन राइट है 64 का। अब यहाँ आप लोग देख लेंगे जॉन काल्विन का जन्म कब हुआ था, ये आपके एग्जाम में पूछता है। तो 10 जुलाई, ठीक है, 1509 को फ्रांस के फ्रांस के नोयोन शहर में हुआ था। और उनकी मृत्यु कब हुई थी? 27 मई 1564 को जिनेवा स्विट्जरलैंड में। जन्म और मृत्यु भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। वे एक प्रभावशाली फ्रांसीसी धर्मशास्त्री और प्रोटेस्टेंट सुधारक थे। जॉन काल्विन प्रोटेस्टेंट धर्म के समर्थक थे। आपके एग्जाम में पूछता है जॉन काल्विन किस धर्म के समर्थक थे? प्रोटेस्टेंट धर्म के। अगला क्वेश्चन पूछा है नान्ते के अध्यादेश की कब घोषणा हुई? नान्ते के अध्यादेश की जो घोषणा है 1597-98 में हुई थी। ठीक है ना, सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 65 का। यहाँ आपको याद रखना है नान्ते के अध्यादेश की घोषणा फ्रांस के राजा हेनरी चतुर्थ द्वारा 13 अप्रैल 1598 को की गई थी। ठीक है ना, तो कभी कभी आपके एग्जाम में 97 भी देता है 98 की जगह, तो याद रखिएगा। ठीक है ना, चलें अगला क्वेश्चन देखें, पूछा गया है 66 नंबर है कि बाइबिल का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये। बाइबिल का जर्मन भाषा में जो अनुवाद किया गया था वो मार्टिन लूथर के द्वारा किया गया था। बी ऑप्शन आपका राइट है। एक क्वेश्चन और पूछेगा कि बाइबिल का जर्मन भाषा में अनुवाद पहली बार किसने किया, या फिर सर्वप्रथम बाइबिल भाषा का अनुवाद जर्मनी भाषा में ये क्वेश्चन पूछता है। यहाँ पर पूछा है कि बाइबिल का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया है? मार्टिन लूथर ने। बाइबिल का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद, ठीक है ना, दोनों एक ही जैसे क्वेश्चन लगेंगे लेकिन दोनों को ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, एग्जाम में बहुत इस तरीके से क्वेश्चन में कन्फ्यूजन होता है, तो याद रखिएगा। सर्वप्रथम यानी सबसे पहले बाइबिल का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद जॉन वाइक्लिफ ने किया था। ठीक है, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कौन प्रेस्बिटर्स कहलाते थे? तो इसमें जो वृद्ध पादरी होते थे आपके बूढ़े पादरी को प्रेस्बिटर्स कहा जाता था। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 67 का। अगला क्वेश्चन है 68 नंबर, इंग्लैंड में प्रोटेस्टेंट धर्म के अनुयायियों को क्या कहा जाता था? यानी इंग्लैंड में जो प्रोटेस्टेंट धर्म को मानने वाले थे उनको एंग्लिकन कहा जाता था। बी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68 का। आगे बढ़ेंगे, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 69 नंबर आपसे पूछा गया है एन एड्रेस टू द नोबिलिटी ऑफ द जर्मन नेशन की रचना किसने की? इस पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया है? मार्टिन लूथर के द्वारा। कब लिखा गया है? 1520 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे। 70 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि रोमन कैथोलिक चर्च के संस्थापक थे। ठीक है, रोमन कैथोलिक चर्च के संस्थापक कौन थे? सेंट लुई, सेंट पीटर या सेंट लूथर या सेंट लियो दसम? सेंट पीटर रोमन कैथोलिक चर्च के संस्थापक थे। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है 71 नंबर, इनमें से कौन फ्रांस में धर्म सुधार आंदोलन का जन्मदाता कहा जाता है? फ्रांस में धर्म सुधार आंदोलन के जन्मदाता कहे जाते हैं जैक्विस लफ्रे। ठीक है ना, इनके जो नाम है ना, इनका नाम एक बार इंटरनेट पर सर्च कर लीजिएगा। ठीक है ना, जैक्विस लफ्रे। ठीक है, बी इसमें ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा क्योंकि लफ्रे इस तरीके से भी कहीं कहीं लिखा मिलता है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 नंबर, निम्नलिखित में से किसने पूर्व निर्धारित भाग्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा यह क्वेश्चन। पूर्व निर्धारित भाग्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? जॉन काल्विन ने किया है।
सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा 72 का। अब की पॉइंट को भी याद रखिएगा, पूर्व निर्धारित भाग्य के सिद्धांत, ठीक है ना, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेडिस्टिनेशन को मुख्य रूप से जॉन काल्विन ने प्रतिपादित और व्यवस्थित किया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, फ्रांस में जॉन काल्विन के समर्थकों को किस नाम से जाना जाता है। फ्रांस में जो जॉन काल्विन के समर्थक थे इनको ह्यूगो, ठीक है ना, ह्यूगनोट के नाम से जाना जाता है। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्विंगली संबंधित था किस धर्म से। कैथोलिक चर्च से, रिफार्ड चर्च से, ठीक है ना, बिल्कुल करेक्ट है, रिफार्ड चर्च से ज्विंगली आपका संबंधित था। 74 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 75 नंबर, जॉन विक्लिफ कहाँ का निवासी था। जॉन विक्लिफ ये आपके इंग्लैंड का निवासी था, जॉन विक्लिफ, ठीक है। डी ऑप्शन राइट है 75 का। तो ये कौन था, तो याद रखिएगा, जॉन वाइक्लिफ का जन्म 14वीं शताब्दी लगभग 1320 से 1330 के आसपास इंग्लैंड के यॉर्कशायर में हुआ था। वे एक प्रसिद्ध अंग्रेजी पादरी, धर्मशास्त्री, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका कथन है कि धर्म सुधार आंदोलन पोप की धार्मिक निरंकुशता और पुरोहितों के विशेषाधिकार के विरुद्ध विद्रोह था। तो यह फीसर का स्टेटमेंट था। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, ट्रेंट की काउंसिल किसने बुलाई। ट्रेंट की काउंसिल बुलाई गई थी पोप पाल तृतीय के द्वारा। ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, इनमें से कौन पोप लियो 10 का प्रतिनिधित्व था। पोप लियो 10 का प्रतिनिधित्व टेटजल था, ठीक है। ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चले अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने सप्त संस्कारों व सत्कर्मों के सिद्धांतों का खंडन किया। तो मार्टिन लूथर ने किया। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा 79 का। अगला प्रश्न है कि जॉन काल्विन ने किस पुस्तक की रचना की थी। जॉन काल्विन ने क्रिश्चियन धर्म की संस्थाएं पुस्तक की रचना की थी। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 80 का। इसमें आपको याद रखना है, जॉन काल्विन ने 1536 में लैटिन भाषा में अपनी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक इंस्टीट्यूटियो क्रिस्टियाने रिलीजियोनिस प्रकाशित की, जिसे हिंदी में क्रिश्चियन धर्म की संस्थान या ईसाई धर्म के संस्थान कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया है, जेसुइट संस्था की स्थापना किसने करी थी। इग्नेशियस लायोला ने की थी। ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सोसाइटी ऑफ जीसस की स्थापना 1534 में स्पेनिश रईस और पूर्व सैनिक इग्नाटियस ऑफ लायोला ने 6 साथियों के साथ मिलकर किया था। आपके एग्जाम में पूछता है कि इनमें से कौन सा सैनिक था, तो आपके इग्नाटियस लायोला क्या थे, सैनिक भी थे, ठीक है ना। काफ़ी अच्छे से मैंने इसको आपको एक्सप्लेन करके आगे ही बता दिया था, ठीक है। इस संस्था को आधिकारिक तौर पर 1540 में पोप पाल तृतीय द्वारा मान्यता दी गई थी। इग्नेशियस लायोला का जन्म 1491 में हुआ था। लायोला स्पेन में स्थान था जो रोम पोप राज्य, अब वर्तमान में इटली, ठीक है ना। निधन की तिथि इनकी है 31 जुलाई 1556, ठीक है। पहचान क्या था, तो ये जेसुइट संघ के संस्थापक थे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एज ऑफ लुई 14 का लेखक है। एज ऑफ लुई 14 किसने लिखा है, वॉल्टेयर के द्वारा लिखी गई है। 1751 में इसका प्रकाशन हुआ था, एज ऑफ लुई 14 का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, 83 नंबर लिखा गया है। प्रश्न है कि प्रसिद्ध पुस्तक स्पिरिचुअल ऑफ एक्सरसाइज किसके द्वारा लिखी गई है। इग्नेशियस लायोला ने लिखी है स्पिरिचुअल ऑफ एक्सरसाइज। आध्यात्मिक अभ्यास पुस्तक किसने लिखी है, इग्नेशियस लायोला ने लिखी है। अगला क्वेश्चन है, जेसुइट सोसाइटी का प्रधान क्या कहलाता था। जो जेसुइट संघ था ना, इसके जो प्रधान होते थे इनको क्या कहा जाता था, पोप जनरल, कार्डिनल या कैप्टन। तो इनको जनरल कहा जाता था। बी ऑप्शन आपका राइट है 84 नंबर प्रश्न का। देखें, सोसाइटी ऑफ जीसस यानी जेसुइट्स को के प्रमुख को फादर जनरल या सुपीरियर जनरल कहा जाता है। वे इस संगठन का नेतृत्व करते हैं और उन्हें कभी कभी ब्लैक पोप भी कहा जाता है, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है, इंक्विजिशन क्या था। इंक्विजिशन ये एक धार्मिक कोड था। इंक्विजिशन डी ऑप्शन राइट है 85 का। अगला क्वेश्चन है 86 नंबर, निषिद्ध पुस्तकों की सूची किसने प्रकाशित की। निषिद्ध पुस्तकों की सूची कैथोलिक चर्च के द्वारा प्रकाशित की गई थी। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि पोप के एक आदेश द्वारा रोम में एक धार्मिक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई। तो यह की गई थी 1542 में। ठीक है, इसमें सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर जो की पॉइंट है इसे अच्छे से आपको पढ़ लेना है, यहाँ से कई क्वेश्चन बनेंगे। देखिए, पोप के आदेश द्वारा रोम में एक धार्मिक सर्वोच्च न्यायालय जिसे रोमन इक्विजिशन या पवित्र कार्यालय होली ऑफिस के रूप में जाना जाता है, इसकी स्थापना 1542 में की गई थी। किसके द्वारा? तो पोप पाल तृतीय के द्वारा 21 जुलाई 1542। ठीक है, पोप बुल आदेश के द्वारा इस न्यायालय की स्थापना की थी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पुर्तगाल की राजधानी थी रोम, लिस्बन या फिर वियना। जो पुर्तगाल की पहले राजधानी थी वो लिस्बन थी। बी ऑप्शन आपका राइट है 88 का। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, निम्न का मिलान करें। यूट्रेक्ट की संधि कब हुई थी। यूट्रेक्ट की संधि 1713 में हुई थी। ठीक है ना, तो पहले का ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। एक सेकेंड, पहले का ए राइट हो जाएगा। स्पेन के राजा फर्डिनेंड की मृत्यु कब हुई थी। तो इनकी मृत्यु होती है 1516 में। ठीक है, दूसरे का बी हो जाएगा। पोलैंड का प्रथम विभाजन, अभी ऊपर मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक है ना, पोलैंड का प्रथम विभाजन 1772 में। यहाँ पर तीसरे का डी वाला करेक्ट हो जाएगा। कैम्ब्रे की संधि, वहाँ फैब्रे या फिर कैम्ब्रे थी, कैम्ब्रे ही है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। कैम्ब्रे की संधि आपकी 1529 में हुई थी, ये भी मैंने आपको पढ़ाया। ठीक है ना, तो ध्यान रखेंगे इसमें से कौन सा आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर चौथे का सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है ना, पहले का ए, दूसरे का बी, तीसरे का डी और चौथे का सी यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है ना, पहले का बी, दूसरे का ए, तीसरे का डी और चौथे का सी। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन स्पेन का शासक था। स्पेन का शासक कौन था। चार्ल्स पंचम। ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, पूछा गया है सेविल की संधि कब हुई। सेविल की संधि हुई थी 1729 में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 91 का। देखें यहाँ पर यह संधि जो सेविल की संधि है 9 नवंबर 1729 को स्पेन के सेविल शहर में ब्रिटेन, फ्रांस और स्पेन के बीच हस्ताक्षरित की गई थी, जिसने 1727 से 1729 के एंग्लो स्पेनिश युद्ध को समाप्त किया था। अगला प्रश्न है 92 नंबर, चार्ल्स पंचम पवित्र रोमन सम्राट कब बना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। 1519-20 में पवित्र रोमन सम्राट चार्ल्स पंचम, ठीक है ना, पवित्र रोमन सम्राट बना। ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 19-20 क्यों, तो ध्यान रखेंगे, कभी 19 लिख करके देता है, कभी 20। तो चार्ल्स पंचम 28 जून 1519 को पवित्र रोमन सम्राट होली रोमन एम्पायर के रूप में चुना गया। बाद में 1520 में उसने शासन के रूप में कार्यभार संभाला था, ये भी आपको याद रखना है। इसलिए 1519 या फिर 20 लिख करके देता है। स्पेन के उत्तराधिकार युद्ध का अंत इस संधि से हुआ। किस संधि से। यूट्रेक्ट की संधि से स्पेन के उत्तराधिकार युद्ध को संधि के द्वारा, यूट्रेक्ट की संधि के द्वारा स्पेन के उत्तराधिकार युद्ध का अंत किया गया था। ठीक है, बी ऑप्शन राइट है। ऊपर भी आपने पढ़ा इस क्वेश्चन को। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक सेकेंड, ये मेरा कलम काम नहीं कर रहा है। ठीक है ना, चले नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 नंबर पूछा गया है, फिलिप द्वितीय का शासनकाल था। फिलिप द्वितीय का शासनकाल 1556 से 1598 के बीच था। ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, 95 नंबर पूछा गया है कि चार्ल्स पंचम किसका पुत्र था। चार्ल्स पंचम आर्क ड्यूक फिलिप ऑफ ऑस्ट्रिया का पुत्र था। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
चले, ये मेरी कलम काम नहीं कर रही है, रुक रुक के चल रही है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 96 आपसे पूछा गया है कि स्पेन की नौसेना कहलाती थी आर्मेडा कहलाती थी स्पेन की नौसेना, ठीक है। इसमें बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 97, यूट्रेक्ट की संधि पर हस्ताक्षर किस वर्ष में हुए? यूट्रेक्ट की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे 1713 में, ऊपर आपने पढ़ा, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा 97 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 98 आपसे पूछा जा रहा है, यूरेक्ट संघ की स्थापना कब हुई? यूट्रेक्ट की संधि और यूरेक्ट संघ दोनों अलग अलग हैं। 1579 में यूरेक्ट संघ की स्थापना होती है, बी ऑप्शन राइट है 98 का। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 99 क्या है? फिलिप द्वितीय किस धर्म का अनुयायी था? फिलिप द्वितीय कैथोलिक धर्म का अनुयायी था, यानी कैथोलिक धर्म को मानने वाले थे, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 100 नंबर है, 30 वर्षीय युद्ध के समय स्पेन का शासक कौन था? तो फिलिप चतुर्थ था, ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, अशांति परिषद किस अन्य नाम से भी जानी जाती थी? अशांति परिषद को रक्त परिषद के रूप में जाना जाता था, इसमें डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि सन 1556 ईस्वी में चार्ल्स पंचम ने अपने साम्राज्य का बंटवारा अपने पुत्र फिलिप और भाई फर्डिनेंड के बीच कर दिया। ऑस्ट्रिया का राज्य किसे मिला? तो ऑस्ट्रिया का राज्य फर्डिनेंड को मिला, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन 103 नंबर है कि पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी थी पेरिस, रोम, लंदन या कुस्तुनतुनिया? पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी कुस्तुनतुनिया थी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कार्डिनल मैजारे किस शासनकाल का प्रधानमंत्री था? कार्डिनल मैजारे, ठीक है, यह लुई 14वें का प्रधानमंत्री था, ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, ठीक है, 105 नंबर, निम्नलिखित में से किसे गुड किंग हेनरी कहते हैं? गुड किंग हेनरी चतुर्थ को कहा जाता है, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन 106 नंबर है, बार्सिलोना की संधि हुई, बार्सिलोना की संधि 1529 में हुई थी, ये ऑप्शन आपका राइट है। देखिए बार्सिलोना की संधि 29 जून 1529 को पवित्र रोमन सम्राट चार्ल्स पंचम और पोप क्लीमेंट सप्तम के बीच हुई थी। अगला क्वेश्चन 107 नंबर, फ्रांस में इंटेंडेंट नामक पदाधिकारी किस वर्ग के थे? इंटेंडेंट नामक पदाधिकारी मध्यम वर्ग के होते थे, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है, फ्रांस की प्राचीन संसद का क्या नाम था? स्टेटस जनरल, ठीक है ना, स्टेट जनरल फ्रांस की प्राचीन संसद का नाम था, ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना, स्टेट जनरल। अगला क्वेश्चन है 109 नंबर, सेंट जर्मन का शांति समझौता हुआ, सेंट जर्मन का शांति समझौता 1570 में हुआ था, इसमें बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 109 का। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है, एग्जाम के बाद आप लोग क्वेश्चन पेपर जरूर भेज देंगे 7607574584। देखिए जब एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा आपका, उसके बाद जब समय मिलेगा तो भी आप भेज सकते हैं। बाकी आंसर की के लिए जिन बच्चों के पास समय रहेगा आप लोग प्लीज़ क्वेश्चन पेपर ज़रूर भेज देंगे, ताकि मैं आप लोगों के लिए आंसर की प्रोवाइड करा सकूँ। आप किसी भी यूनिवर्सिटी हैं, जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, प्लीज़ एग्ज़ाम के बाद क्वेश्चन पेपर भेज दीजिएगा, ठीक है। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है, वर्साय की शीश महल का निर्माण कराया गया। वर्साय के जो शीश महल है इसका निर्माण लुई 14वें के द्वारा कराया गया था, ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 110 का। बाकी क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। जल्द मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।